किसी भी घर के बजट के बारे में सोचिए। एक तरफ आमदनी, दूसरी तरफ खर्चे। अब जरा सोचिए कि यही काम पूरे देश के लिए करना हो। करोड़ों लोगों की जरूरतें, हजारों योजनाएं और खरबों रुपए का हिसाब किताब। आज हम इसी विशाल विषय यानी भारत के संघीय बजट, यूनियन बजट की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक अकादमिक टेक्स्ट के कुछ अंश हैं जो इस विषय की बुनियादी बातें समझाते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है। हम इसे एक तरह से देश की आर्थिक सेहत के ब्लड टेस्ट की तरह देखेंगे। प्राप्तियां यह बताती हैं कि शरीर में पोषण कितना आ रहा है, व्यय बताता है कि ऊर्जा कहाँ जल रही है, और घाटा हमें बताता है कि क्या सेहत को कोई खतरा है। बिल्कुल। और हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों पर भी ध्यान देंगे। हम ये भी समझेंगे कि बजट से जुड़े कुछ हालिया बदलाव क्यों हुए, जैसे जैसे इसकी पेशी की तारीख को बदलना और दशकों पुरानी रेल बजट की परंपरा को खत्म करना। ये सब प्रशासनिक बदलाव नहीं थे, इनके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, जैसा कि हमारे सोर्स में इशारा किया गया है। तो चलिए इस आर्थिक रिपोर्ट को खोलते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, सरकार की तिजोरी में पैसा आता कहां से है? सरकार की कमाई के जरिए क्या हैं? सरकार की आमदनी को तकनीकी भाषा में प्राप्तियां या रिसीट्स कहते हैं, और इसे समझने के लिए दो बड़े हिस्सों में बांटना सबसे अच्छा है। पहली है राजस्व प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीट्स। राजस्व प्राप्तियां, ये सुनने में सरकार की नियमित महीने दर महीने वाली कमाई लगती है, जैसे किसी की सैलरी। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? एकदम सही। ये वो आमदनी है जिससे न तो सरकार पर कोई नया कर्ज चढ़ता है और न ही उसकी कोई संपत्ति बिकती है। ये देश को चलाने के लिए होने वाली मतलब एक तरह से पक्की कमाई है। इसके लिए दो हिस्से हैं। पहला और सबसे बड़ा है कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स से आने वाला पैसा। हाँ, इसमें प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्सेस है, जो सीधे व्यक्ति या कंपनी की आय पर लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। बिल्कुल। और दूसरे हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे जीएसटी, जो सामान और सेवाओं पर लगता है। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में बहस हमेशा इसी बात पर होती है कि इन दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए। प्रत्यक्ष कर अमीरों पर ज्यादा बोझ डालता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का असर सब पर बराबर पड़ता है, जिससे ये गरीबों के लिए ज्यादा चुभने वाला हो सकता है। सही बात है। और हमारे सोर्स बताते हैं कि जीएसटी ने कई पुराने टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की जगह ले ली है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। खैर, टैक्स के अलावा सरकार की और क्या कमाई है? वो आता है गैर कर राजस्व में, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ये वो पैसा है जो सरकार को टैक्स के अलावा दूसरे स्रोतों से मिलता है, जैसे सरकार ने किसी को कर्ज दिया हो तो उस पर मिलने वाला ब्याज। अच्छा। या फिर रिजर्व बैंक और दूसरी सरकारी कंपनियों से मिलने वाला मुनाफा और लाभांश मतलब डिविडेंड। कभी कभी बाहर से कोई अनुदान या ग्रांट भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकार की नियमित कमाई। अब आते हैं उस दूसरे हिस्से पर, पूंजीगत प्राप्तियां। ये थोड़ा जटिल लगता है। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। अगर राजस्व प्राप्तियां सैलरी की तरह है, तो पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी हैं जैसे आपने या तो बैंक से लोन ले लिया हो या घर का कोई पुराना सोना बेच दिया हो। बिल्कुल। यानी ये वो पैसा है जिससे या तो सरकार पर कर्ज का बोझ, लायबिलिटी बढ़ता है, या उसकी संपत्ति, एसेट कम होती है जारी करके। G-Secs? लोग और कंपनियां इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं और सरकार को पैसा मिलता है जिसे उसे ब्याज समेत वापस चुकाना होता है। ठीक है। छोटी बचत योजनाएं मतलब स्मॉल सेविंग्स भी इसी का हिस्सा है। और संपत्ति कम होने वाली बात, इसे लेकर तो हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है। आप सही जगह पहुंचे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गैर ऋण प्राप्तियां, नॉन डेट रिसीट्स, जिसमें सबसे प्रमुख है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, यानी जब सरकार किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचती है। इससे सरकार को पैसा तो मिलता है, लेकिन उसकी एक संपत्ति कम हो जाती है। हाँ, और आलोचक अक्सर कहते हैं कि सरकार घर के गहने बेच रही है। क्या सोर्स इस पर कोई रोशनी डालता है कि एक अच्छी विनिवेश नीति और मजबूरी में की गई बिक्री में क्या फर्क है? सोर्स सीधे तौर पर इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन वो हमें सोचने का एक फ्रेमवर्क देता है। एक रणनीतिक विनिवेश वो है जहां सरकार किसी ऐसी कंपनी से बाहर निकलती है जिसे चलाना उसका काम नहीं है, और उस पैसे का इस्तेमाल नई संपत्ति बनाने या कर्ज चुकाने में करती है।
लेकिन अगर ये पैसा सिर्फ रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए इस्तेमाल हो तो ये चिंता का विषय बन जाता है। हाँ, ये वैसे ही है जैसे घर का सोना बेचकर राशन खरीदना। बिल्कुल। तो संक्षेप में राजस्व प्राप्तियां देश को चलाने के लिए हैं और पूंजीगत प्राप्तियां ज्यादातर खर्चों और कमाई के बीच के अंतर को पाटने या किसी बड़े काम के लिए पैसा जुटाने का एक तरीका है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, तो सरकार की तिजोरी में पैसा आ गया है, टैक्स से भी और कुछ उधार लेके भी। लेकिन पैसा तिजोरी में रखने के लिए तो होता नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल और राजनीति का असली अखाड़ा ये है कि इस पैसे को खर्च कहाँ किया जाए। और प्राप्तियों की तरह ही खर्चों माने एक्सपेंडिचर को भी 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे अंदाजा है। राजस्व व्यय मतलब रोजमर्रा के खर्चे, वो खर्चे जो सरकार को देश चलाने के लिए करने ही पड़ते हैं। सही पकड़ा। ये एक तरह से सिस्टम को चालू रखने का खर्चा है। इससे कोई नई संपत्ति नहीं बनती। ये वो पैसा है जो आज की जरूरतों पर खर्च हो जाता है। हमारे सोर्स में इसके कई उदाहरण दिए गए हैं। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी खर्च है पुराने कर्ज पर ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट्स। अच्छा। ये एक ऐसी देनदारी है जिससे सरकार मुकर नहीं सकती। और इसके अलावा जाहिर है सरकार के खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा। इसके बाद आता है रक्षा सेवाओं पर खर्च, जिसमें सैनिकों का वेतन और रख रखाव शामिल है। ध्यान रहे, ये सिर्फ रख रखाव का खर्च है, नए हथियार खरीदने का नहीं। ये एक जरूरी फर्क है। फिर आती है सब्सिडी, जैसे किसानों को उर्वरक, आम लोगों को सस्ता भोजन और पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली छूट। पेंशन का भुगतान, पुलिस व्यवस्था पर खर्च। हाँ, और राज्यों को विकास कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदान, ग्रांट्स भी इसी में शामिल है। ये तो बहुत सारे जरूरी खर्चे हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। अब बात करते हैं उस दूसरे खर्च की जिसे आपने पूंजीगत व्यय या कैपेक्स कहा था। क्या ये भविष्य के लिए एक तरह का निवेश है? बिल्कुल। ये वो खर्च है जिससे देश में भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण होता है। ये देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जिससे भविष्य में और पैसा बन सकता है। जैसे कि कोई ठोस उदाहरण? रक्षा वाला उदाहरण ही लेते हैं। रक्षा कर्मियों का वेतन और रखरखाव राजस्व व्यय है। ठीक है। लेकिन नए लड़ाकू विमान, टैंक या पनडुब्बी खरीदना पूंजीगत व्यय है, क्योंकि इससे देश की रक्षा संपत्ति बढ़ रही है। समझ गया। इसी तरह नई सड़कें, बंदरगाह, स्कूल, अस्पताल या पावर प्लांट बनाने पर किया गया खर्च कैपेक्स है। तो एक तरह से राजस्व व्यय देश को चलाने के लिए है और पूंजीगत व्यय देश को बनाने के लिए है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पूंजीगत व्यय देश को बनाता है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाए पर भ्रष्टाचार या खराब प्लानिंग की वजह से वो देश पर बोझ बन जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ पैसा खर्च करना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से खर्च करना जरूरी है। और शायद खर्चों की योजना को और बेहतर बनाने के लिए ही हाल में कुछ बड़े बदलाव हुए। जैसे रेल बजट का विलय? हाँ, जैसे रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। पहले रेलवे का बजट अलग से आता था, जिससे उसे एक अलग इकाई के तौर पर देखा जाता था। अब उसे आम बजट का हिस्सा बनाकर सरकार रेलवे के खर्चों और निवेश को देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी एकीकृत तस्वीर में देख सकती है। इससे बेहतर प्लानिंग हो पाती होगी। बिल्कुल, बेहतर योजना और तालमेल संभव हो पाता है। और बजट की तारीख को फरवरी के अंत से शुरू में लाने का क्या कारण था? उसका भी ताल्लुक खर्च की एफिशिएंसी से है। पहले जब बजट 28 फरवरी को आता था तो उसे पास होने में अप्रैल-मई तक का समय लग जाता था। इसका मतलब है कि नए वित्तीय वर्ष के पहले कुछ महीने मंत्रालयों को पूरा पैसा नहीं मिलता था। अच्छा। अब 1 फरवरी को बजट आने से 31 मार्च तक सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं और मंत्रालयों के पास 1 अप्रैल से ही पूरा आवंटित पैसा खर्च करने के लिए उपलब्ध होता है, ताकि काम जल्दी शुरू हो सके। हाँ, इससे जमीनी स्तर पर काम जल्दी शुरू हो सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब उस शब्द पर आते हैं जिसे सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। बजट की खबरों में हम हमेशा घाटा या डेफिसिट सुनते हैं। रुकिए, तो आप कह रही हैं कि घाटे के भी अलग अलग फ्लेवर हैं और हर फ्लेवर अर्थव्यवस्था की एक अलग कहानी बताता है। ये तो जानना ही पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। सरल शब्दों में घाटा तब होता है जब खर्चे कमाई से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके प्रकारों को समझना जरूरी है। सबसे पहला है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट।
जैसा नाम से जाहिर है, इसका ताल्लुक राजस्व यानी रोजमर्रा की कमाई और खर्च से होगा। बिल्कुल। जब सरकार का राजस्व व्यय यानी उसके रोजमर्रा के खर्चे उसकी राजस्व प्राप्तियों यानी रोजमर्रा की कमाई से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। इसे किसी आसान उदाहरण से समझाएंगी? इसे ऐसे समझिए कि आप अपने महीने की सैलरी से घर का किराया, बिजली का बिल और राशन का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं और इसके लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ओह! 1-2 महीने तो ठीक है, पर अगर ये आदत बन जाए तो ये एक बहुत बड़े कर्ज के जाल की शुरुआत है। देश के लिए राजस्व घाटा यही चेतावनी है। यानी सरकार अपनी बेसिक जिम्मेदारियां भी अपनी कमाई से पूरी नहीं कर पा रही। ये तो वाकई चिंता की बात है। अब आते हैं उस सबसे चर्चित घाटे पर, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। हर बजट के बाद इसी की चर्चा होती है कि ये जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा। राजकोषीय घाटा शायद अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। ये सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल कमाई उधार को छोड़कर के बीच का अंतर है। और ये जो राजकोषीय घाटे का आंकड़ा है, मान लीजिए जीडीपी का 5%, यही वो मैजिक नंबर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां देखती हैं। तो ये हमें सिर्फ एक नंबर से ज्यादा कुछ बताता है? इसका हमारी साख पर असर पड़ता है? बहुत ज्यादा। इसमें दिलचस्प ये है कि राजकोषीय घाटे की संख्या हमें सीधे सीधे ये बताती है कि सरकार को उस साल कुल कितनी उधारी लेने की जरूरत है। अच्छा। ये सरकार की कुल उधार संबंधी जरूरतों को दिखाता है। ये आंकड़ा तय करता है कि दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को कितना भरोसेमंद और स्थिर मानती है। और घाटा ज्यादा होने का मतलब है कि देश अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार रहा है। बिल्कुल, जो निवेशकों को डरा सकता है और भविष्य में हमारे लिए कर्ज लेना महंगा कर सकता है। तो क्या हर तरह का उधार बुरा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार किसी अच्छे काम के लिए उधार ले रही हो, जैसे जैसे हाईवे बनाने या नया एम्स खोलने के लिए? ये तो एक अच्छा निवेश है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर एक और घाटा यानी प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे निकालने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है। अच्छा, तो ये पिछले कर्जों के बोझ को हटाकर सिर्फ मौजूदा साल की वित्तीय स्थिति की असली तस्वीर दिखाता है। ये तो एक तरह से इस साल की सरकार की नीतियों का रिपोर्ट कार्ड हुआ। एकदम सही। ये हमें बताता है कि सरकार को पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने के अलावा अपने बाकी खर्चों के लिए कितना नया उधार लेना पड़ रहा है। अगर प्राथमिक घाटा कम है या शून्य है तो इसका मतलब है कि सरकार का नया उधार केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए जा रहा है, न कि नई योजनाओं पर फिजूल खर्ची के लिए। ये एक अच्छा संकेत माना जाता है कि देश की वित्तीय सेहत सुधर रही है और सरकार आर्थिक अनुशासन का पालन कर रही है। तो ये थी बजट की दुनिया की एक झलक। हमने समझा कि सरकार की तिजोरी कैसे भरती है, पैसा कहाँ खर्च होता है, और जब खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं तो उस घाटे के अलग अलग मतलब क्या होते हैं। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये किसी भी देश की प्राथमिकताओं का दस्तावेज होता है। उदाहरण के लिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच का संतुलन ये दर्शाता है कि सरकार तात्कालिक जरूरतों जैसे सब्सिडी और पेंशन पर कितना ध्यान दे रही है और भविष्य के विकास जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कितना निवेश कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजट असल में एक जीरो सम गेम जैसा है। जैसा अगर हमें स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करना है तो क्या हमें रक्षा से पैसा निकालना पड़ेगा, या फिर नागरिकों पर टैक्स बढ़ाना होगा? एक हद तक हाँ। इसका मतलब ये है कि ये सब विकल्पों और प्राथमिकताओं का मामला है। सरकार को सीमित संसाधनों के साथ अनगिनत मांगों को पूरा करना होता है। किसानों को सब्सिडी भी देनी है, सैनिकों को आधुनिक हथियार भी देने हैं, नए स्कूल भी बनाने हैं और बुजुर्गों को पेंशन भी देनी है। बजट इसी संतुलन को साधने का एक वार्षिक प्रयास है।